हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको 12th क्लास के केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जिसमें से जो दूसरा चैप्टर है हमारा विलियन सॉल्यूशन, जिसका नाम है। हम पहले आपको उसमें कुछ करा चुके हैं, आज इससे आगे हम कराएंगे। आज हम इससे आगे आपको कराएंगे द्रवों का वाष्प दाब। क्या कराएंगे? द्रवों का वाष्प दाब। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है? किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। क्या समझ में आया? किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, कोई ताप है और द्रव और उसकी वाष्प के मध्य वाली बात की जा रही है। मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक किस प्रकार से? ये क्या है? द्रव है, जब इसको हम हीट कर रहे हैं, वाष्प में स्थिति दे रहे हैं, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? वाष्प में। और जैसे ही वाष्प को हम ठंडा करेंगे, द्रवण करेंगे, तो किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में। जैसे कि आप ऊर्ध्वापातन में जानते हैं, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो बिना किसी द्रव अवस्था बदले हुए सीधे गैस में, और जब गैस को ठंडा किया जाता बिना द्रव अवस्था में सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन। तो इसी प्रकार से जब द्रव को गर्म किया जाता है तो वाष्प में, वाष्प को ठंडा किया जाता है तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, इसको स्टार्ट लगा करके इसकी जो बात है वाष्प दाब की, उसको स्पेशलाइज किया गया है। किस प्रकार से? यदि किसी निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अगली परिभाषा या अगली हेडिंग कहें हम, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में हम आपको बताएंगे क्या होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। किसी विलयन का वाष्प दाब का अनुपात और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या समझ में आया? किसी विलयन का वाष्प दाब का अनुपात और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या होता है आपेक्षिक अवनमन? देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब का अवनमन बट्टे विलायक का वाष्प दाब, अर्थात P0 माइनस PS अपॉन P0। आई बात समझ में? इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब का अवनमन बट्टे वाष्प दाब का विलायक का वाष्प दाब। तो ये क्या हो जाता है? P0 माइनस PS अपॉन P0। आइए इससे आगे बात करेंगे। तो जो इस पे जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, ये राउल्ट के नियम पर आधारित होता है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो राउल्ट का नियम ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राउल्ट का नियम क्या होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। क्या होता है राउल्ट का नियम? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर मोल प्रवाह, क्या किसके बराबर था? मोल प्रवाह के बराबर होता था। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर मोल प्रवाह या P0 माइनस PS अपॉन P0। ये क्या हो गया था? आपेक्षिक अवनमन हो गया बराबर मोल प्रवाह क्या था? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये क्या है? क्या है? n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल n क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या होती है, और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कहते हैं? एक हम समीकरण नाम देंगे इसको P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसको दे दिया हम समीकरण नंबर 1। अब आप बात करके शब्द में क्या करेंगे? समीकरण एक अनुसंध के गुण प्रदर्शित करता है। राउल्ट के नियम को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। देखो, और दूसरा भी प्रकार है जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? ध्यान देंगे आप लोग। विलयन का वाष्प दाब
बिलियन में विलायक के मोल प्रवाह के बराबर होता है। क्या समझ में आया? बिलियन का वास्ता बिलियन में विलायक के मोल प्रवाह के बराबर होता है, अर्थात PS बराबर P0 आर कोष्टक में है कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, अर्थात क्या समझ में आया? P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वास्ता और PS क्या है? बिलियन का वास्ता। आवाज समझ में? तो उसी प्रकार राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थों के अणुभारों की गणना, जो राउल्ट का नियम होता है उसके द्वारा हम अवाष्पशील पदार्थ होते हैं उनकी भी हम गणना कर सकते हैं। किस प्रकार से? राउल्ट के नियम अनुसार P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू n स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, या ब्ले के मोल क्या है? ब्ले के मोल बराबर ब्ले का भाग बट्टे ब्ले का अनुभार, ब्ले का भाग इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, स्मॉल w ब्ले का भार और स्मॉल m ब्ले का अनुभार को व्यक्त कर रहा है और स्मॉल m ब्ले के मोल प्रवाह को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार से विलायक के मोल बराबर विलायक का भार बट्टे विलायक का अनुभार, तो कैपिटल N बराबर कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। वही बात इसमें भी कही गई है कि जो विलायक के मोलों को प्रदर्शित करती है कैपिटल N और विलायक का भार कैपिटल W, विलायक का अनुभार कैपिटल N। तो अब इन सबको इस प्रकार से मिला लिया जाए तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n कैपिटल N प्लस कैपिटल N है, या P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। इन सब के अपॉन के मतलब स्मॉल w अपॉन स्मॉल n, फिर से इनका अपॉन ले लिया जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो क्या समझ में आया? कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये क्या था? यहाँ विलायक का मोल निकाल लिए, यहाँ ब्ले के मोल निकाले थे यहाँ पर, तो ये विलायक के मोल और ब्ले के मोल सबको एक साथ मिला लिया। किसमें मिला लिया भाई? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो स्मॉल n क्या हो गया? स्मॉल w पर स्मॉल m और फिर से ये स्मॉल w पर स्मॉल m प्लस कैपिटल W पर कैपिटल N। इसी प्रकार से यदि बिलियन में बिलियन की मात्रा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m नगण्य हो तो क्या कह दिया? इसको हम क्या मान रहे हैं? ना के समान। अगर यह नगण्य हो तो क्या होगा उसकी बात करते हैं। देखिए जब ये बात कही गई है कि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m नगण्य हो तो अर्थात ब्ले के मोल बराबर ब्ले का अनुभार बट्टे ब्ले का अनुभार, तो ब्ले का भार बट्टे ब्ले का अनुभार अगर नगण्य हो तो ना के समान हो तो राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पित पदार्थों की गणना किस प्रकार से करेंगे? तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बट्टे स्मॉल कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। या इन सब की बात करें तो इन सब को हम एक अलग रूप में भी लिख सकते हैं, इनको हम ऊपर ले जाएंगे। किस प्रकार से लेके जाएंगे? देखिए, या P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इनटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। इस प्रकार से हम अवाष्पशील पदार्थों की गणना कर सकते हैं राउल्ट के नियमानुसार। जो इसे चैप्टर था इसके सारे हेडिंग्स थे वो सभी क्लियर हो गई हैं, सभी को बता दिया गया है। इसमें जो भी सूत्र आए थे या जो भी क्वेरी हैं उन सबको आपका निशान किया जाएगा और अब एक एक करके इसके सारे न्यूमेरिकलों को कराया जाएगा। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के एक एक करके सारे न्यूमेरिकलों को कराएंगे। धन्यवाद।